नदी देवी। Ayo, saya kami photographer Melissa gitu. हाँ। Photographer aku. सो Elisa aku pernah पता है नहीं marketing वाला था. हाँ। एक कर लेना बच्चा को क्या है। हम्म। Animesh, can you listen me properly? Animesh, हाँ सर। अनिमेश बेटा। हाँ जी, बोलिए। अनिमेश, मैसेज करो ना बेटा। अनिमेश, आपको मैसेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। देखो तो हम लोगों ने कौन सा मीन्स कहाँ तक किया था? टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक किया था? वन हो गया था पूरा। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से शुरू करने का है हमको। हाँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो हमको करने का है, उसका हम लोगों ने थोड़ा बेसिक्स ऑलरेडी किया है। ऑफ कोर्स मैंने बेसिक्स ही करवाया, मैंने आपको कुछ ज्यादा करवाया नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक अभी जब पढ़ोगे आगे, दैट इज अभी हम लोग जब ये कंटेंट कवर करेंगे ना, यू विल कम टू नो दैट देयर आर सर्टेन एडिशनल थिंग्स आल्सो व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। जिसमें कॉन्सेप्ट आता है एन्युटी ड्यू वाला, जो मैंने आपको करवाया नहीं है। जिसमें कॉन्सेप्ट आता है डेट से हमको कुछ अमाउंट मिलने वाला है फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, बट नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फिर हम लोग लर्न करने वाले समथिंग लाइक लाइक परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट। पर परपेचुटी वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग समझने वाले हैं दैट से ये जो परपेचुटी होता है से वो यूजुअली फर्स्ट ईयर के एंड से होता है। पर अगर फर्स्ट ईयर के एंड की जगह वो ईयर जीरो से होने वाला है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है। So let us read the content now. Time value of money. One characteristics of all capital expenditure projects is that the cash flows arises over a long term, a period usually greater than 12 months. यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डेट से यूजुअली कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, या तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग ऐसा सिचुएशन देखेंगे, देन इन दैट केस ऑलवेज वो जो टाइम पीरियड होता है वो एक साल से ज्यादा होता है।
Under this situation, it becomes necessary to carefully consider the time value of money. Money received today is worth more than the same sum received in future. That is, it has time value. जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल कुछ ऐसा दिया था, लेट्स से सपोज हमको कुछ अमाउंट मिलने वाला है, तो अमाउंट हमको हो सके उतना क्या होना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। भाई क्यों ऐसा हमको जल्दी मिलना चाहिए? क्योंकि अगर हमको जल्दी पैसा मिलेगा, देन इन दैट केस उसका हम लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दैट इज द रीजन हमको वो पैसा हो सके उतना जल्दी मिलना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने ऐसा समझाता है दैट से अगर हमको पैसा मिल जाएगा तो रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, कोई रिस्क ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको अमाउंट मिल गया। फिर हम लोगों ने ऐसा समझाता है दैट से द इन्फ्लेशन की वजह से सेम अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर विल हैव अ लोअर वैल्यू देन से द अमाउंट दैट वी कुड हैव रिसीव्ड अर्लियर। इस वजह से भी से हमको पैसा हो सके उतना जल्दी मिलना चाहिए। ऑल दीज आर द थिंग दैट वी स्टडी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, so let us read the content. For an investor, the effective time value of money is due to एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तीसरा इन्फ्लेशन और चौथा रिस्क। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का मतलब कुछ ऐसा है कि जो मेरे जैसे गरीब आदमी होते हैं वो लोग क्या होते हैं, लोन लेके रखते हैं, है ना। आपके जैसे पैसे वाले आदमी को क्या होता है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करना वो क्वेश्चन होता है। हम लोगों ने लोन लेके रखा होता है, तो लोन अगर हम लोग जल्दी भरपाई करेंगे तो इंटरेस्ट उतना कम लगेगा। दैट इज द रीजन दैट से हमको भी पैसा जल्दी चाहिए। आपको पैसा क्यों जल्दी चाहिए? सो दैट यू कैन इन्वेस्ट। और मुझे क्यों जल्दी चाहिए? सो दैट आई कैन रीपे माई लोन। करेक्ट। If the funds were available now, the cash could be used to repay or reduce the loan, है ना, मैंने जैसे बताया आपको, in turn reducing the interest charges on the loan. Investment opportunities, the funds could be invested to earn a return, often expressed as a percentage return. Inflation, erodes का मतलब क्या होता है? That's वो reduce करता जाता है। Erodes the purchasing power of the funds as the prices of the commodity increases. Risk, the funds received sooner are more certain, यानी हमको क्या पैसा मिल गया तो रिस्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Cost of the finance and investment opportunities are often discussed in terms of the interest rates. The interest being saved by reducing the loan amount outstanding and the interest received from an investment. All the four factors above combine to express the time value of money as an interest rate. तो इन सबको जो रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Potential for earning interest. If a capital investment is to be justified, it needs to earn at least a minimum amount of the profit, so that the return compensates the investor for both the amount invested and also the length of the time before the profits are made. यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं डैट से, हमको हमेशा कोई भी बिजनेस पे प्रॉफिट चाहिए, वो तो लॉजिकल, बट एट द सेम टाइम डैट से सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। जितने समय के लिए हमारा पैसा बिजनेस पे ब्लॉक है उसके हिसाब से हमको रिटर्न चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी कुड इन्वेस्ट $80,000 नाउ, दैट इज इन ईयर 0, टू अर्न अ रेवेन्यू ऑफ 82,000 इन 1 वीक्स टाइम, एक हफ्ते में ही हमको 2,000 का रिटर्न मिल रहा है, तो क्या अच्छा है? बहुत अच्छा है। A profit of $2,000 in 7 days could be a very good return. However, if it takes 4 years to earn the money, the return would be very low. अगर हमको 80 का 82 मिल रहा है, हम लोग खुश है, पर 4 साल में तो हमको अरे यार क्या ये एकदम बकवास बात हो रहा है, ऐसा वो लोग बोलेंगे। Therefore, so the money has time value. It can be invested to earn interest or profit. So it is better to have $1 now in 1 year's time. I'm sorry, $1 now, then in 1 year's time. यानी अगर हमको 1 साल के बाद $1 मिलने वाला है या तो आज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे को आज ही चाहिए। क्यों? ऊपर वाले रीजंस की वजह से।
This is because $1 now can be invested for next year to earn a return, whereas $1 in 1 year's time cannot. Another way of looking at the time value is to say that say $1 in 6 years time is worth less than $1 now. यानी सेम डॉलर 6 साल के बाद का वैल्यू कम होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट पहले ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, तो उसको आप रिलेट करके समझ सकते हो। दैट्स हमको जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना अच्छा है। There are different forms of the interest which are discussed in the next section. Simple interest, compounding interest, nominal interest और effective interest. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ सिंपल इंटरेस्ट। यानी सपोज कि आपने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम पीरियड है 3 साल, एंड सपोज कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होगा? 1000 इंटू 10% कितना होगा? 100 इंटू 3 क्या होगा? 300। यानी क्या होगा? दैट्स आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 300 का। ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के वक्त फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। Impact of inflation. In most countries, in most years, prices rises as a result of inflation. Therefore, funds received today will buy more than the same amount a year later. As the prices will rise in the meantime, the funds are subject to a loss of the purchasing power over the time. यानी क्या होगा? That's the purchasing power of the funds will deteriorate over the time. रिस्क का मतलब क्या होगा? पैसा मिल गया तो बात खत्म हो गया। 1 साल के बाद वो देगा तो उसमें क्या होगा? 1 साल के बाद उसका फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, या तो फिर क्या हो, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है ना। सपोज कि मैंने किसी को पैसा दिया था, है ना, इन अ गुड फेथ, और जब पैसा वापस करने का समय आया था तब क्या, लेट अस से वॉर वाला परिस्थिति है, लेट अस से कोविड वाला परिस्थिति है, तो मेरे को मांगने में क्या होता है? हिचकिचाहट होता है। मुझे ही लगता है अरे यार मैं इससे पैसे भी कैसे मांगूंगा, और पैसे मांग लिए तो वो क्या बोलेगा? अरे यार तेरे को पता तो है कोविड चल रहा है, कोविड में तू मेरे से पैसा मांग रहा है, तो मेरा पैसा लेने के लिए मेरे को मुश्किल हो रहा है। यानी क्या होगा? रिस्क है। कब? इफ एट ऑल देयर इज अ डिले इन रिसीप्ट। द अर्लियर कैश फ्लोज आर ड्यू टू बी रिसीव्ड, द मोर सर्टन दे आर, there is less chance that the events will prevent the cash flows occurring. Earlier cash flows are therefore considered to be more valuable. इंटरेस्ट, उसमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हमने डिस्कस कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड। एनी इंटरेस्ट अर्न इन द अर्लियर पीरियड इज नॉट इंक्लूडेड। Simple interest is often used for single investment period that is less than a year. यानी 1 साल से कम के लिए हम लोग क्या करते हैं? दैट्स ए सिंपल इंटरेस्ट का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। यानी सपोज कि हमने $1,000 का इन्वेस्ट किया है, लेट अस से फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 180 days, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%, और हमको ये सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन से मेच्योरिटी फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? इट इज 1000 प्लस 1000 into 10% into 180 divided by 365। तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ऐसा करके मैच्योरिटी फाइंड किया जाता है। उनका कहना क्या है कि यूजुअली जब भी टाइम पीरियड 1 साल से कम होगा, करेक्ट बोला मीत ने, कम होगा, तब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए। उल्टा भी हो सकता है कि आपने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 180 days, आपको मेच्योरिटी मिल रहा है सपोज की $1,200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड 1 साल से कम है। टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर दीज टर्म्स, you could use the following formula.
उन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा मैं आपको समझा देता हूं कि इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे होगा? PRN/100। That is the way we make the calculation of maturity amount. P stands for principal and interest is calculated as PRN/100. To calculate the future value of the amount invested under these terms, you could use the following formula. This is principal and this is like PRN/100. तो ये क्या हो जाएगा? मेच्योरिटी। तो V stands for future value, X stands for the initial investment, present value या तो investment amount भी बोल सकते हैं। R stands for the rate of interest, express as a decimal, यानी 10%, 20% ऐसा कुछ भी। N stand for the number of periods. चलो मिस्टर अनिमेश, आर यू क्लियर? मिस्टर अनिमेश, मिस्टर अनिमेश, अनिमेश, आवाज जा रहा है नहीं जा रहा है? अनिमेश, अनिमेश, let us see. Illustration number 2 of the simple interest. $100 invested in an account for a time period of 6 months. Rate of interest is 10%. Calculate the value of the amount after 6 months. Any we understand something like this? हम लोग क्या करेंगे? 100 is the investment और rate of interest is 10% और time period क्या है? 6 months. 6 divided by 12 that comes to divided by 2, यानी कितना होगा? 5। 5 को क्या करेंगे? 100 में ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी कितना हो जाएगा? 105। ये लिखने का जरूरत है या चलेगा आपको? चलेगा ना? अच्छा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो यूजुअली ऐसा ही होगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट्स द फ्यूचर वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू बेस्ड ऑफ a given sum invested today for a number of years. यानी क्या होगा? लेट्स से अगर हम लोगों ने आज एक इन्वेस्टमेंट किया है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो मैच्योरिटी क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू कंपाउंड अ सम, द फिगर इज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इट वुड अर्न ओवर द टाइम पीरियड। इंटरेस्ट इज अर्न ऑन द इंटरेस्ट गेन्ड इन द अर्लियर पीरियड। यानी वो लोग क्या बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करो। जब तीसरे साल का इंटरेस्ट करेंगे तो पहले साल और दूसरे साल दोनों का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करो। Illustration number 3. $100 is invested in an account for 5 years. Interest rate is 10% per annum. Calculate value of the account after 5 years. यानी 5 साल के बाद का मैच्योरिटी फाइंड करो। चलो अभी एक चीज मैं आपको मैन्युअली करके दूं या तो फिर मैं आपको एक्सेल में करके दूं? आप बोलो वैसा करो। एक्सेल में करके दूं? चलो एक मिनट। हाँ प्रिंस, आपके पास एक्सेल नहीं जिससे मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा है कि फिर आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना कि सर मेरे को बार बार रियलाइज करवा रहे कि मेरे पास एक्सेल नहीं है? हैं? आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा यार सर को देख कैसा कर रहा है मेरे साथ? देखो मीत अभी एक दो दिन के बाद वो लैपटॉप लेके आएगा बराबर છે। 2 દિવસ પહેલા લઈને આવશો ને તો સાચવીને લાવજો ભાઈ। હા બરાબર છે ને? દર્શન તમે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં આવો કે કઈ રીતે આવો? મેટ્રો તો ધ્યાન રાખવું પડે તમારે। હા બરોબર આમાં બેગ ટ્રેકિંગ માટે પણ રીતે તમે બેગ પછી મૂકો સ્કેનરમાં? હા કોઈ પણ અંદર કે એટલે કદાચ આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ ને એ કદાચ જવા દે આપણને। એમાં કેવો પ્રોબ્લેમ હા જય સર કેવું ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું છે? અકાઉન્ટ મટીરિયલ કોસ્ટ ક્લાસિફિકેશન એનું થઈ ગયું પેલું શું કહેવાય? કોસ્ટ વેરિયેબલ ફિક્સ કોસ્ટ, વેરિયેબલ કોસ્ટ।
तो ये जाएगा लेबर पति को बाकी नहीं। लेबर वाला। हाँ प्रोसेस कॉस्टिंग, बाकी बात ओवरहेड, ओवरहेड रहेगी ओवरहेड થઈ ગયું। मतलब इन मुझे स्टैंडर्ड चैप्टर है नहीं कॉस्ट क्लासिफिकेशन में जो टॉपिक है ओवरहेड આ ઓવरहेड તો બહુ લાંબુ ચેપ્ટર છે। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है 100 का। टाइम पीरियड कितना है 5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सो मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है 100 इंटू क्या करेंगे 1 + i 10%। रेस टू क्या करेंगे 5। यानी ये क्या हो जाएगा मेच्योरिटी। इज इट ओके। आपको वो लिखना है या चलेगा। सिर्फ वापस हाँ श्योर श्योर। मैं करके दूं आपको। ये विक्की करने की क्लास आपको चार्जिंग चाहिए तो है ना यहाँ पे चार्जिंग करके करके है। एक दो मिनट हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। देखो रेस टू raise to 5 5 years। 5 ये कोई नहीं प्लस नहीं प्लस 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 सब प्लस है प्लस करो या तो इज इक्वल टू करो दोनों सेम ही है। सी इक्वल टू रखा है तो फिर आंसर क्या है
चलो फटाफट करते हैं। हम्म, 100 into 1 + 9 raised to n। ये भाई n में 5 लिखेंगे, PS वाली आंसर। चलो जाओ आगे। चलो अनिमेश आर क्लियर बेटा? तो ये जो हम लोगों ने समझा हुआ है ऑलरेडी, ऐसा डिटेल वर्किंग करके हमको दिया है यहाँ पे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हर एक साल का ऐड करते जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, मेच्योरिटी मिलेगा। कब? वी अंडरस्टैंड एट से 5 साल के बाद। दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला का हमको एग्जामिनेशन में इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। देखो इंपॉर्टेंटली मैंने आपको समझाया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसके आंसर्स करने के लिए हमको बार बार एक्सेल इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली। एक्सेल का है अपने पास एक्सेस, पर बार बार वहां पे जाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको मैन्युअल कैलकुलेशन भी आना ही चाहिए। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4, कंपाउंडिंग। $100 इज इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट फॉर 5 years। $100 का इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए। The interest rate is 10%, is the rate of interest रखा 10%। Calculate the value of the account after 5 years using the formula। यानी 5 साल के बाद का मैच्योरिटी क्या होगा, तो यूजिंग द फॉर्मूला सेम ही आंसर आएगा जो हम लोगों ने अभी किया। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 आप लोग अपने आप ट्राई करो। $450 is invested in an account earning interest at the rate of 6.25%। Calculate the fund value after 12 years। 12 साल के बाद। चलो अपने आप करो आंसर। चलो मैं आईपैड पे करूं, एक्सेल पे करूं? एक्सेल। आपको तो जबरदस्त है यार, यार पहले दी एक्सेल ही डिमांड करा रही। चलो एनीबॉडी गॉट आंसर? बोलो। 931.4।
9314। 931.45। ओके, मैं करूँगा आंसर यहाँ पे। हो गया। हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट है $450, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25% एंड इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर 12 years। यानी क्या होगा? 450 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.065 रेस टू क्या करेंगे? रेस टू करेंगे 12, तो क्या आ जाएगा? 931.40। ऐसा करके हम लोग आंसर कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, $5,000 इज रिक्वायर्ड इन 10 years, यानी $5,000 हमको चाहिए 10 साल के बाद। $X is invested in an account earning interest at the rate of 5% per annum। हमने एक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जिसके ऊपर रिटर्न मिलेगा हमको 5%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कितना इन्वेस्टमेंट हमको आज करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। चलो एनीबॉडी कैन टेल मी आंसर। 469 3069। तो 3060, ओके फ्रैक्शन है मेरी। दर्शन, शुड आई डू और शुड आई वेट? करूं? तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमको दे रखा है दैट से आपको मैच्योरिटी कितना चाहिए, वो हमको दे रखा है, और उसके बेसिस हमको क्या फाइंड करना है? इन्वेस्टमेंट का। मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। देखो तो मैच्योरिटी कितना चाहिए? 10,000। 5,000। इन्वेस्टमेंट को मैं एक्स वेरिएबल असाइन करता हूँ, इनटू क्या करेंगे? 1 प्लस आई रेस टू एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। 5%। और टाइम पीरियड कितना बेटा? 10 years। One point six two eight nine four 1.6262888 6.88, उसके बाद 9। तो 8 9 कर देते हैं। तो देखो तो 5,000 डिवाइड बाय 1.6289 कितना आता है? 3,000.5। और हमको एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे ना वो बहुत दूर दूर वाले ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो यू डोंट वरी एट ऑल, दैट्स द ऑप्शंस विल नॉट बी वेरी नियर ऑन ऑप्शंस। जाओ आगे। चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ एक पॉइंट, उसके बाद मैं वो आगे का कंटेंट रीड करता हूँ। मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट अस से दैट
Suppose on 1st of January 2040, $1,000 is invested. Rate of interest at 20%, or the frequency of the compounding is 2 times in a year. इसका मतलब क्या हुआ? Let's say आपको हर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एंड सपोज कि 31st of December 2041 का मेच्योरिटी मेरे को फाइंड करना है। तो ये क्या होगा मेच्योरिटी, वो मैं आपको समझाता हूँ और फिर मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो, वी अंडरस्टैंड एट से 30th of June 2040 को हमको पहली बार इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 1000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100। ठीक है ना? 1000 का 20% यानी कितना होगा? 200। 200 डिवाइड बाय 2 यानी कितना होगा? 100। उसके बाद 31st of December 2040, 100 को 1000 में ऐड करेंगे, कितना होगा? 1100। इंटू क्या करेंगे? 20% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 यानी कितना होगा? 110। 30th of June 2041, ये 110 क्या होगा? 1100 में ऐड करेंगे। वेरी गुड, 1210। अगेन 20% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 120। उसके बाद ये 121 इसमें ऐड करेंगे, 1331 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। देखो तो कितना आता है इंटरेस्ट? 133.1। यानी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे होगा? 100 प्लस 110 प्लस 121 प्लस 133.1 कितना आता है? 1464। सो 464.1 ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1000, यानी हमको मेच्योरिटी कितना मिलेगा? 1464.1, यानी ये हमको मेच्योरिटी मिलेगा कब? वी अंडरस्टैंड दैट से 2 साल के बाद। सर 2 साल कैसे? 2040 और 2041, 2 साल हो गए ना। तो 2 साल में हमको इंटरेस्ट मिलेगा से 464.1, और आपका मेच्योरिटी क्या होगा? आपका मेच्योरिटी होगा 1464.1। ये हमको कब मिलेगा? ईयर टू एंड में मिलेगा। ऐसा करके हमको क्या करने का है? मेच्योरिटी का कैलकुलेशन। इज इट ओके? नाउ लिसन केयरफुली। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और इन्वेस्टमेंट किया है 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और इन्वेस्टमेंट किया है 2 साल के लिए। तो 1.20 का मैंने स्क्वायर किया इंटू 1000, तो मेच्योरिटी क्या आता है? 1440 आता है। और हमारा मेच्योरिटी कितना था? हमारा मेच्योरिटी था 1464। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है हर 6 महीने के बाद, यानी इफेक्टिवली हमको क्या मिल रहा है? ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बोला गया है 20%, पर एक्चुअली हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से हमारा मेच्योरिटी ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। 0.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.1 प्लस 1 यानी 1.1 इंटू इज इक्वल -1 इंटू 100 दैट इज 21%। मैं आपको लिख के बताता हूँ। So that is a term called effective rate of interest. सर ये effective rate of interest का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि frequency of the compounding is half yearly and a semi-annually इस वजह से। So effective rate of interest, it is 1 plus I divided by M
होल रेज टू m -1। यानी हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% डिवाइडेड बाय m। सर m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग इन अ ईयर। सर ये वैल्यू हमेशा 2 होगा, बिल्कुल नहीं। क्वार्टरली होगा तो 4, मंथली होगा तो 12। सो होल रेज टू 2 -1, यानी 1.10 रेज टू 2 -1, so 1.21 -1, so it is 0.21, or we understand is 21%। अगेन इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। 1.1 इंटू इज इक्वल टू, अब सर 1.21 इंटू इज इक्वल टू, यानी क्या हुआ, 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। 1.4641 इंटू क्या करेंगे, 100 या 1000 जो भी दे रखा है, 1000, तो 1464.1, ऐसा करके हम लोग मैच्योरिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो अनिमेश क्लियर बेटा, अनिमेश। तो देखो, देर आर टू टर्म्स, वन इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 20% है, एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 21%। ऐसा दोनों में फर्क क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंड। हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सपोज कि ईयरली कंपाउंडिंग ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो उस केस में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। सो लेट अस रीड द कंटेंट। हाँ, let us read. The nominal interest rate is stated rate of interest, उसको stated rate of interest भी कहा जाता है, for a time period, for example a month or a year. Effective rate of interest, the effective rate of interest is the interest rate that includes the effect of compounding a nominal interest rate। यानी उसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द कंपाउंडिंग आ जाता है। हमारे एग्जांपल में नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20% और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था 21%। फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय m होल रेज टू m -1। That is the way the effective rate of interest is calculated. Illustration number 5. Nominal and effective interest rate. The nominal interest rate is 10% that is per year compounded on monthly basis. So frequency of the compounding क्या होगा, 12, ठीक है ना। Required, a company is going to invest for 12 months, what is the effective rate of interest? देखो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर पहले बता देता हूं, और उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको एक्सेल के ऊपर भी बता दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10%, ठीक है ना। देखो 0.10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12। सर क्यों ऐसा, क्योंकि वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर 12 मंथ्स इन प्लस 1, वी रेज टू क्या करने का है, 12 करने का है। सो इंटू 2 3 4 इंटू 2 3, पता चला सबको मैंने क्या किया, 4 3 जा 12, यानी मैंने क्या किया, पहले 4 बार किया, उसके बाद 3 बार किया। वापस समझाता हूं, 0.10 क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 12 क्यों, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो क्या आ गया 0.008 प्लस क्या करेंगे 1, यानी ये क्या हो गया 1 प्लस आई डिवाइड बाय m अपॉन, सॉरी 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय m, उसका वैल्यू हो गया, रेज टू क्या करेंगे 12, 2 3 4
इंटू 2 3, तो 4 3 का क्या हो गया 12, माइनस क्या करेंगे 1, ये जो भी आंसर आएगा इंटू क्या करेंगे 100, यानी क्या होगा 10.4713%। यस नो? श्योर? जाओ आगे। श्योर? तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 10.47। The effective rate of interest of receiving 10% per annum compounded on a monthly basis for 12 months is the same as receiving 10.47% per annum with no compounding। यानी वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, लेट्स से इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, rate of interest is 10% with monthly compounding, or receiving 10.47% with no compounding is one and the same, है ना? 10.47 पर एनम, या तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ मंथली कंपाउंडिंग, बोथ ऑफ देम आर वन एंड द सेम, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। मैं आपको इसका कैलकुलेशन एक्सेल के ऊपर भी बता देता हूं, क्योंकि वो अभी तक एक्सेल में हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सेल का वर्किंग हो रहा है, बाकी अदरवाइज तो हमने ऑलरेडी आंसर उसका कर लिया है। चलो, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, nominal rate of interest is 10%. Then we understand that's the frequency of This man. This man. Control. चलो लेट अस सी। हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया अभी 10%। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है 12 टाइम्स इन अ ईयर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना देखो एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपको है ना फ्रेंड्स, एक पेपर दिया जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पेपर इज गिवन। तो जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ना, उसके पहले अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक बार मैन्युअली लिख देने का फॉर्मूला, जिसकी वजह से आपको इक्वेशन के फॉर्मुलेशन में आसानी रहेगा। तो देखो +1
प्लस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई, आई कितना है, आई है 12%, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग क्या है 12, ब्रैकेट ओवर होल रेस टू एम, यानी कितना होगा, इट इज 12, माइनस क्या करेंगे 1। यहाँ पे थोड़ा सा बॉडमास का रूल हमको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बॉडमास का रूल हमको क्या बताता है, बॉडमास का रूल हमको बताता है ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन विल हैव प्रेफरेंस ओवर सब्ट्रैक्शन एडिशन, है ना। बॉडमास का रूल क्या था, ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है 10.47%। चलो जाओ आगे। यस। क्लियर। अनिमेश भाई आपको कोई डाउट या क्वेरी तो पूछेगा। अनिमेश भाई पता नहीं ऑफलाइन चले गए या फिर ही मे नॉट बी इन अ पोजीशन, क्या पता हमें। जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, चलो अपने आप आंसर करो फिर मैं करके देता हूँ। यस, कुछ पूछना है आपको। नहीं। एक ग्लास पानी पी के आता हूँ। फर्स्ट ईयर 9 है बाद में 10 पहला 10 है। If you interested in algorithm, एक लाख में तो वो क्या है? क्वार्टरली વધારે જ મળવાનું નહીં કેમ બસ નહીં તો ક્વાર્ટરલી વધારે ક્વાર્ટરલી તો 10%. બટ that's not क्या मेरी देर हो सकती चलो हो गया आंसर। हाँ मेरी एक और है हो गया बाकी है। हो શું કહો છો દર્શન ભાઈ? सर्कल और अनिमेश हो गया आपका आंसर? अनिमेश मीत भाई जय जिनेन्द्र सही को आंसर। एम मतलब एम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग इन अ ईयर। ये तो सर एम से ओके ओके, यहाँ पे एम का वैल्यू। हाँ अच्छा एक पर 4 शुड आई डू और शुड आई वेट? एक तरफ या प्रिंस भाई दोस्तों को लाने का है यार, एसीसी में आप लेके नहीं आते अपने दोस्तों को यार। इसको इंटरेस्ट तो सबको किस पे इंटरेस्ट है? पास करने में अरे यार ऐसा तो नहीं चलता है यार। रिजल्ट के बाद सब लोग ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। सबको कॉलेज ही करना है नहीं ओ मीत भाई તમે યાર તમારા દોસ્તોને લાવવું પડશે યાર।
अरे यार आंसर बताता हूँ फटाफट। पहला ऑर्डर में 10.38 અને બીજા ઓર્ડર 10.8 दर्शन भाई। 0107 011025 ओके सेम लाइक दिस। तो लेट अस सी क्वेश्चन में क्या दे रखा है। A company has $1 million to invest for a time period of 12 months. The choices available are a deposit account offering nominal interest at the rate of 10% per year with interest compounded, क्या दे रखा है, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, हर 3 महीने के बाद। A deposit account offering a nominal interest rate of 10.25% per year with interest calculated annually। देखो भाई एनुअली में तो सिंपल है, जो नॉमिनल है वही इफेक्टिव है ना। वी अंडरस्टैंड एट से जो एनुअल कंपाउंडिंग है उस पर तो नॉमिनल और इफेक्टिव दोनों क्या होगा, सेम होगा। विच डिपॉजिट अकाउंट गिव्स हायर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये पूछा है, तो इसका तो कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत है ही नहीं। चलो ये आप अपना फाइनल आंसर बताओ यार, यार बहुत चेंज करते रहते हो। 14 पॉइंट नहीं 10.8 10.38, चलो ठीक है, चलो 10। तो अपने को क्या करने का है, फर्स्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का है। चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग की कैसे किया जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी। सर आप बता दो कोई भी चेंज करना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस I divided by M whole raised to M माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1। ऐसा करके हमको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10%। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वार्टर, यानी क्या होगा, एक साल में 4 बार। रेस टू क्या करेंगे, रेस टू करेंगे वापस 4, माइनस क्या करेंगे 1। दिस इज द वे द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। So 0.10 divided by 4, 0.0125 प्लस क्या करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1.025 इंटू क्या करेंगे 234, क्या करेंगे 234 माइनस क्या करेंगे 1 इंटू क्या करेंगे 100, इट कम्स टू 10.38%। सो 10.38% का कंपैरिजन करने का है किसके साथ, 10.25%। So option number 1 and option number 2, it is 10.25 और 10.38। इन दोनों में से कौन सा बेटर है, 10.38। तो हमको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2 का सिलेक्शन करना है। सर ऑप्शन नंबर 1 में 10.8 और 2 में 10। ओह सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ नहीं नहीं मैं कर देता हूँ चेंज बेटा। ऑप्शन नंबर 1 में 10.38, ऑप्शन नंबर 2 में 10.25। फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस का जरूरत है ही है, मेरे को जरूरत नहीं ऐसा नहीं है, और साथ साथ में आपको भी प्रैक्टिस का जरूरत है ना। मेरे को तो जरूरत है ही, मैं मानता हूँ। सेकंड ऑप्शन का आंसर लिखना नहीं, 10.25 पर निकल कुछ नहीं करते उस पर, तो बेटा सेम ही है, तो फिर कहाँ करेंगे यार। अनिमेश आर यू क्लियर। चलो किसको बाकी है कॉपी करने का, क्वेरी है, पूछो क्वेरी। 0.025 का हमने +1 किया बरोबर, हाँ तो 1.025 है, करेक्ट तो उसका 4 बार करेक्ट करेक्ट किया तो 1.068 आ रहा है। ना भाई ना, वही
प्लस है बीच में। 1.025 हाँ यहाँ पे क्लियर इंटू इंटू 234 2 3 4 1.103 -1 -1 इंटू 100। बोलो सिंपल है डिफिकल्ट है? बोलो सिंपल है या डिफिकल्ट? एकदम सिंपल तो कौन सी है? क्लियर। तो दर्शन भाई क्लियर? ये चलो चलो, किसको बाकी कॉपी करने का? जाओ आगे। यस तो वी शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। अभी वो लोग बता रहे हैं डिस्काउंटिंग के बारे में, जो अगेन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू में वापस दो चीज होता है, वन इज सिंगल वैल्यू, सिंगल टाइम, अनदर इज एन्युइटी। उसके अलावा अलावा एक और भी परपेचुअली होता है, तीन होता है इससे। डिस्काउंटिंग परफॉर्म्स द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंडिंग फाइंड्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सम इन्वेस्टेड राइट नाउ। यानी एक अमाउंट जो हमने आज इन्वेस्ट किया उसका मैच्योरिटी अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। Whereas the discounting considers the sum receivable in future and establishes its equivalent value today. तो फ्यूचर में अगर हमको कोई अमाउंट मिलने वाला है या पे करने वाले हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। दिस वैल्यू इन टुडेज टर्म इज नोन एज अ प्रेजेंट वैल्यू। इन पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी वो लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात कर रहे हैं, जिसके हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं, है ना। इन पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज विल अराइज एट मेनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। यानी हमको अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश फ्लोज मिलते जाएंगे। Calculating the present value of the future cash flow is a key technique in investment appraisal decisions. So we understand that's over here that say at different point of time हमको क्या मिलने वाला है, कैश फ्लोज। तो उसका हमको क्या करना है, उसका हमको प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। वी नो दैट से वो प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करने के ऊपर ही हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। assumptions used in the discounting. So there are a certain assumptions which are used जब भी हम लोग डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तब। Unless told otherwise, you should assume that all cash flows occur at the start or at the end of the year. देखो मैं आपको थोड़ा रिलेट करके देता हूं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। दैट्स से जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें क्या होता था कि स्टेप नंबर 4 में हम लोग रिकरिंग कैश फ्लो करते थे। रिकरिंग कैश फ्लो में जो भी सेल्स होता है वो सारा का सारा हमको एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा। जो भी खर्चा होगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। जो भी हमारा से लाइक कैश फिक्स कॉस्ट है वो भी क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। इनकम टैक्स भी ईयर एंड में ही होगा। यानी हम लोगों का अजम्पशन ऐसा है कि ऑल द कैश फ्लोस आर अकरिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। दैट इज एन अजम्पशन दैट्स वी मेक, फर्स्ट थिंग। दूसरा, वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे कि वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक द परचेसिंग ऑफ द मशीनरी, तो उसके लिए अजम्पशन ऐसा है, इट इज एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। यानी क्या होगा, ईयर 0 में उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। Although in practice many cash flows accrue throughout the year, for discounting purpose they are treated as occurring at the start or at the end of the year. ये एक छोटा सा आप लिमिटेशन ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑल कैश फ्लोज आर अकरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। नोट दैट टुडे T0 is 11x1, the date 31st of December x1 and 1st of January x2. Although technically the separate dates, they can be treated for the discounting as occurring at the same point of time. That is at T1. देखो वो लोग क्या बोलना चाहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में वापस समझाता हूं।
Suppose on 1st of January 2040, on 1st of January 2040, you borrow $10,000 from me at the rate of 10%. आपने $10,000 borrow किया मुझसे at the rate of 10%. I come to your residence on 31st of December 2040. I come to your residence on 31st of December 2040. And I'm telling you that so you make repayment of the loan. तो मुझे अब $10,000 प्लस कितने साल का इंटरेस्ट दोगे? 1 साल का. सपोज इस डेट की जगह मैं आपके घर पे आता हूं 31st ऑफ दिसंबर 2041 को, तो अब मुझे $10,000 प्लस कितने साल का इंटरेस्ट दोगे? 2 साल का, 40 और 41. सपोज मैं आपके घर पे आता हूं 1/1/2042 को और मैं बोलता हूं कि मुझे $10,000 प्लस 3 साल का इंटरेस्ट दो, तब मुझे 3 साल का इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? यस नो? है ना? आई हैव कम टू योर रेसिडेंस ऑन 1st of January that is 2042. तब मुझे $10,000 प्लस 3 साल का इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? प्रिंस, यस नो? यस नो? क्वेश्चन तो बराबर देखो यार, क्या कर रहे हैं? एक ही तो दिन गया 3 साल का। एक सेकंड। 2 साल और एक ही दिन हुआ ना, 3 साल का भी नहीं। हाँ 2 साल और एक ही दिन हुआ ना यार। क्या कर रहे हैं? चाय मंगवाओ सबके लिए, चाय मंगवाओ। तो फिर यार क्या हो रहा है? We understand that say you will pay me interest only for 2 years. आपने बोला सर 3 साल का इंटरेस्ट क्यों? मैंने क्या बोला आपको? 2040, 2041, 2042 ऐसा करके मैंने बोला 3 साल. आपने बोला क्या कि सर 2042 खत्म तो होने दो. ये 2042 का स्टार्टिंग है, पहला दिन है. So I'll pay interest only for 2 years too. Yes, no? Yes. So can we say that say end of year 2 and beginning of year 3 is one and the same date? End of year 2 and beginning of year 3 is same from time value of money perspective. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम डेट है. तो वो लोग हमको यहाँ पे ऐसा समझाना चाहते हैं. वो लोग हमको क्या बोलना चाहते हैं कि 31st of December X1 एंड 1st of January X2 टेक्निकली दोनों अलग अलग डेट्स है, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम डेट. सो इट इज सेम पॉइंट. इज दैट ओके? चलो, लेट अस रीड फर्दर. Initial investment occur at once T0. Other cash flows start in 1 year's time, that is T1. In a project appraisal का मतलब क्या होता है? Project evaluation. The investment needs to be made before the cash flow can accrue. Therefore, unless the examiner specifies otherwise, it is assumed that investment occurs in advance. The first cash flow associated with the running the project are therefore assumed to occur 1 year after the project begins. सिंपल भाषा में ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने आज मशीनरी खरीदा है तो पूरा साल हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, पूरा साल हम लोग सेल्स करेंगे और हमारा सारा का सारा कैश फ्लो है ना वो एंड ऑफ द ईयर होगा. ऐसा होता है. ठीक है ना? दैट इज फॉर द सिंपल लैंग्वेज. Formula for discounting, it is exactly reciprocal value of the compound. कैसे होगा? 1 divided by 1 plus I raised to n. Present value is equal to future value into discounting factor. Discounting factor is 1 divided by 1 plus I raised to n. या तो उसको क्या लिखा जा सकता है? 1 plus I raised to negative n. R is the interest rate expressed as a decimal. N is the number of the period. The discounting factor for the whole interest rate
from 1% to 20% can be looked up on the discounting table found at the end of this text. This will be provided in examination. You would need to use the formula if the decimal interest rate, for example, 3.6% was given. यानी वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल दे ही रखा है, उस पर कोई आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमको ऐसा दे रखा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लेटर से 10.5%, तो क्या होगा 10% का फैक्टर है, 11% का है और 10.5 का नहीं है, 10.25 का नहीं है ना। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फैक्टर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, सपोज 10% है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर का फैक्टर, और कुछ मेहनत नहीं करने का है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर का फैक्टर, और अगेन कुछ मेहनत नहीं करने का है, क्या करने का है, इज इक्वल टू थर्ड ईयर का फैक्टर। ऐसा करके ईयर ऑन ईयर आपको फैक्टर मिलते जाएंगे। So test your understanding 5, 6 दो अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ। 5 और 6 दोनों अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूँ। चलो should I do or should I wait? हो गया दोनों क्वेश्चन? एक ही बार आएंगे। आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी करके देता हूँ। Should I do or should I wait? चलो अनिमेश भाई, आपका आंसर आ गया तो बता दीजिए आप।
Should I do or should I wait? चलो लेट अस सी कैसे किया जाएगा. Calculate how much should be invested now in order to have $250 in 8 years time. The account pays 12% interest per annum. ऐसा हमको दे रखा है. तो दर्शन भी आपका आंसर. कोई बात नहीं. 0.98 100.98 यानी 101. 618. 618.97. चलो आपका आंसर. 223 गलत है. और कोई बात नहीं. चलो तो देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है. क्वेश्चन में अपने को ऐसा दे रखा है. लेट्स से हाउ मच should be invested now in order to have $250 in 8 years time. देखो हम लोग कुछ ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं. ईयर 0 और ईयर 8. यस नो. ईयर 0 और ईयर 8 जिसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%. So we understand that over here, यहाँ पे अगर हमारे पास $1 है, यहाँ पे पास हमारे पास $1 है, तो वो 12 साल के बाद कितना हो जाएगा. 1.12 raised to 8 इतना हो जाएगा. हाँ या ना. 12 साल के बाद मेरे को सपोज कि $1 चाहिए फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो वी अंडरस्टैंड 1 into 1 is 1 divided by 1.12 raised to 8. So we understand 1 divided by 1.12. 1 2 3 4 5 6 7 8. 0.4039. So it is 0.4039. So we understand that the investment is equal to maturity amount into PVIF. हमको कितना चाहिए. 250 चाहिए. कब. 8 साल के बाद. तो उसका डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स. उसका डिस्काउंटेड वैल्यू होगा 250 इंटू 0.4039. 100.98. यानी आज हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 100.98. चलो गेट ऑन द आंसर. चलो किसको वापस समझते हैं. या प्रिंस के माँ भूल कर ही आ जाए यार. सर मैं उनको करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए. ओ दर्शन भाई क्या माहौल जो यार. अरे सर मैं 8 ईयर में हुआ चुप. तो मैं तो 1 ईयर प्रमाणे निकाले आणि मैं तो कही थी 223. ओके चलो. चलो किसको बाकी लिखने का. नो. जाऊं आगे. चलो ये वर्किंग एक्सेल में करके दूं मैं आपको. यस. एक्सेल में. चलो मेरे को एक्सेल इतना आता नहीं है. बट स्टिल आप लोग इतना बोल रहे हो इसलिए मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ. देखो तो अभी वी अंडरस्टैंड लाइक दिस. कॉलम नंबर 1 ईयर. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. अमाउंट हमको 8 साल के बाद कितना चाहिए. 250 चाहिए. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंटेज का है. 12% का है. So 1 divided by 1.12
रेस टू क्या करेंगे 8, हाँ। सो रेस टू में क्या करना, नंबर ऑफ ईयर 8, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाए 250 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.90। चलो जाओ आगे, क्लियर है सबको? So let us see question number 6, test understanding 6. Calculate the present value. Present value को हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, of 25,000 receivable in 6 years time if the interest rate is 10%. So we understand that say it is amount into present value interest factor. अमाउंट क्या दे रखा है 25,000, इंटू क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, और टाइम पीरियड क्या है So we understand that so here 1 divided by 1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 0.5645. So 0.5645 into 25,000. So 14,112.5. ये कौन सा साल का वैल्यू होगा, ईयर 0 का वैल्यू। किसको बाकी लिखने का नोट। हाँ फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ दे रखा है, बट दैट इज वेरी एलिमेंट्री व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड। तो इसके लिए इतना डिटेल में नहीं दे रखा उन्होंने, मैं आपको थोड़ा हल्का सा समझा देता हूँ पहले। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ऐसा समझाया हमको कि इट इज कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको कौन से रेट से रिटर्न चाहिए, तो वो डिपेंड कर रहा है कि ओवरऑल हमको दूसरी जगह पे क्या रिटर्न मिल सकता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। दैट इज द वे से द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड। Then there is a term that you might have heard about called risk-free rate of return. Risk-free rate of return का मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न आपको मिलता है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, उसको risk-free rate of return कहा जाता है। So that is what they have provided over here. In the above discussions, we refer to the rate of interest. There are a number of alternative terms used to refer a rate a firm should use to take into account the time value of money, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, डिस्काउंटिंग रेट आएगा और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ये टर्म्स अलग अलग है पर इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वट एवर द टर्म इज यूज्ड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट used for discounting should aim to reflect the cost of the finance that will be tied up to the investment.
कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन। जैसे मैंने आपको इनिशियली शुरू किया था, दैट से आप आपके दोस्त को मिलके और एक कैफे शॉप में, और आपका दोस्त आपको ऐसा बोल रहा है, दैट से आई वांट टू परचेज अ मशीनरी, आई वांट योर गाइडेंस दैट से वेदर द मशीनरी शुड बी परचेज्ड और नॉट। ये नहीं है कंटेंट आपने, ये नहीं, यहां तक था। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं है। तो 8 नंबर में क्या है? एक नंबर ही नहीं, फोर नंबर आगे सीधा पीरियड। बताओ चलिए। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, कुछ इतना है नहीं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दैट्स द इवैल्यूएशन का अलग अलग क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करें। अप्रेजल मेथड्स, देयर आर 3 वाइडली यूज्ड अप्रेजल मेथड्स। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। द पेबैक पीरियड यूजिंग बोथ डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है? दैट इज द टाइम पीरियड इन विच your investment is recovered from the project. That is what we understand is a payback period. दूसरा हम लोग ऐसा समझते हैं दैट्स द पेबैक पीरियड इज मेकिंग एन assumption कि जो भी हमारा कैश फ्लोस होगा दैट इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। यानी सपोज कि हमारा पूरे साल का कैश फ्लो है 12,000, तो assumption ऐसा है कि एक महीने का 1,000। करेक्ट। पेबैक पीरियड का कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड के साथ टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अगर हमारा एक्चुअल पेबैक पीरियड कम है, देन इन दैट केस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्चुअल पेबैक पीरियड ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मत करो। दैट इज द वे से वी टेक द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द पेबैक पीरियड। है ना? जैसे कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, हमारा पेबैक पीरियड है 3 साल, पर हमने सोचा कि 2 साल में पैसा आ जाना चाहिए, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाए। 5 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का पेबैक पीरियड है, हमने सोचा कि 4 साल के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो। That is the way we are supposed to take the decision. We are required to make a comparison of actual payback period with the maximum time period in which we want to recover the investment. अच्छा, दूसरा हम लोगों ने ऐसा समझा था कि पेबैक पीरियड का एक बड़ा लिमिटेशन है क्या? इट इग्नोर्स द कैश फ्लोस अकरिंग आफ्टर द पेबैक पीरियड। यानी एक बार हमारा पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाता है, उसके बाद से हमारा कैश फ्लोस क्या है उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये उसका लिमिटेशन। दूसरा वी अंडरस्टैंड इट्स, उसका लिमिटेशन ये है इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। है ना? कैश फ्लोस को डिस्काउंट नहीं करता है ना? ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, वही अभी हमको सब पढ़ने का है। ठीक है ना? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, all the 3 methods consider the time value of money. Assuming the discounted payback period is used, they are known as the discounted cash flow techniques. तो ऐसा करते पेबैक पीरियड हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, कल है ना लेक्चर अपना? हाँ, तो कल अपने 4 to 6 में करेंगे। कल एकदम कंटिन्यूएशन में करेंगे इस वजह से। ओके। अनिमेश बेटा कल मिलते हैं, बाय बाय।